अस्सलाम वालेकुम। ये फिर अब जो हम करने जा रहे हैं आर का प्रैक्टिकल नंबर 4 है और 5 है। इस वाली वीडियो में मैं यही कोशिश करूँगा कि प्रैक्टिकल 4 और 5 पढ़ लें ताकि समझ में आ जाए, क्योंकि प्रैक्टिकल नंबर 4 में तकरीबन तकरीबन यही है जो प्रैक्टिकल जिसमें सबसे ज़्यादा सबको कन्फ्यूजन थी। उसके लिहाज से मैंने क्या कहते हैं देखा है और आगे पीछे करा, नेट से निकाला, ज़रा कुछ बुक्स देखी, तो उसको जो तरीका मुझे जो दिखा है वो यही है जो फिर मैं अभी करके दिखा रहा हूँ। अच्छा, प्रैक्टिकल नंबर 4 का पहला क्वेश्चन है, द हाइट इन इंचेस ऑफ 8 प्राइमरी स्कूल बॉयज़ एंड द स्कोर्स ऑन एन IQ टेस्ट इज गिवन बिलो। हाइट की 8 वैल्यूज़ दी हुई हैं और आई की स्कोर की 8 वैल्यूज़ दी हुई हैं। पहला पार्ट जो है वो ये है कि डिस्प्ले द डेटा इन अ स्कैटर प्लॉट। दूसरा पार्ट है डिस्क्राइब द टाइप ऑफ कोरिलेशन, इंटरप्रेट द कोरिलेशन इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ द डेटा। तीसरा है फिट अ लीनियर मॉडल टू प्रेडिक्ट IQ एंड आई हाइट इज 63 इंचेस। सही है। सबसे पहले हम लोग डाल देंगे समझने के लिए प्रैक्टिकल 4 क्वेश्चन 1 पार्ट ए। सही है। सारी चीज़ों के लिए सबसे पहले तो हमें हाइट का डेटा डालना पड़ेगा। हाइट हाइट के अंदर वैल्यू जा रही है 62, 58, 65, 67, 59, 64, 65 और फिर 57। सही है। हाइट का डेटा आ गया। अब IQ स्कोर। फिर 128 वैल्यूज ऊपर दे देते। सही है। सही है। अब पहला पार्ट है डिस्प्ले द डेटा इन स्कैटर प्लॉट। ये काफ़ी सिंपल है, बस प्लॉट लिखेंगे, प्लॉट उसका कमांड है और आप दोनों का डेटा लिख देंगे, हाइट कॉमा IQ। ये आपके पास स्कैटर प्लॉट इसका आ गया डायरेक्ट, राइट। अब आते हैं पार्ट बी पे। डिस्क्राइब द टाइप ऑफ कोरिलेशन एंड इंटरप्रेट द कोरिलेशन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ डेटा। कोरिलेशन बताना, और वो कोरिलेशन का सभी सिंपल फॉर्मूला बस स्कोर लिख दें आप, और हाइट और IQ। कोरिलेशन आ गया और इसका टाइप ऑफ कॉन्टेक्स्ट इन डेटा भी बताना है हमें। इंटरप्रेट द कोरिलेशन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द डेटा। डेटा के लिहाज में बताना कोरिलेशन कैसा है। हम देख सकते हैं भाई 0.05 है। कोरिलेशन 1 से लेकर -1 तक होती है। अगर पॉजिटिव है यानी प्लस, नेगेटिव साइन नहीं है जैसे इसमें है, पॉजिटिव है सिर्फ, तो हम बोल देंगे पॉजिटिव कोरिलेशन। अगर नेगेटिव साइन आ जाए तो हम बोल देंगे नेगेटिव कोरिलेशन। ये पॉजिटिव कोरिलेशन है और चूंकि ये 0.05 है यानी काफ़ी वीक पॉजिटिव कोरिलेशन है ये। सही है। वीक पॉजिटिव कोरिलेशन, इसको बस आप थोड़ी ग्रामर के साथ लिख दिएगा कि बस थस इट इज़ फाउंड दैट द डेटा हैज़ अ वेरी वीक पॉजिटिव कोरिलेशन, बस मतलब। लेकिन मेन लाइन यही है आपकी मेन डेटा का जो वो है, क्या कहते हैं आपका सब्जेक्ट है कि वीक है। सही है। सी पर आ जाते हैं। अच्छा, सी जो है वो थोड़ा आई थिंक सी कोई फंक्शन होता है इसके अंदर, सिंपल सी लिख देता है। सही है। अच्छा, जैसे हमारा फिट है लीनियर मॉडल प्रोडक्ट IQ एंड हाइट 63 इंचेस। इस चीज़ के लिए आपको पहले रिग्रेशन की वो लाइन निकालनी पड़ती है असल में, y इज इक्वल्स टू a+bx का, क्योंकि इसमें 63 निकालना है कि भाई हाइट अगर 63 होती है बताओ क्या होता है। इस चीज़ के लिए हम लीनियर मॉडल फिट करेंगे, ऐसा सवाल में ही लिखा हुआ है। सबसे पहले हम डेटा डालेंगे और डेटा फ्रेम इस्तेमाल करेंगे, डेटा डॉट फ्रेम जो कमांड है जो कुछ भी नहीं करता, बस जो दो डेटा आप जो डालेंगे जो भी इसमें, उनको साथ कर देगा। जैसे अगर मैं डेटा भी लिखूँ तो क्या कर देगा, डेटा बस साथ कर दिया और कुछ नहीं करा इसमें। सही है। डेटा को हमने अब साथ कर दिया। अब हम उस पर क्या कहते हैं सेट कर देते हैं। मॉडल नाम दे रहा हूँ मैं सिर्फ, LM जो है एक्चुअल कमांड है लीनियर मॉडल का, राइट। मॉडल सही है। हमने मॉडल LM डाल दिया। फिर इसके बाद हम लोग
एल का जो होता है वो आप पहले वाई और एक वाई वैल्यू होती है और एक्स वैल्यू। इससे मुराद ये है कि वाई डिपेंडेंट होती है और एक्स इंडिपेंडेंट। पहले आप डिपेंडेंट वैल्यू लिखते हैं जिसमें हमारे पास आई क्यू जो हमारे पास दिया हुआ भी है, डेटा में लिखा हुआ है कि भाई वाई है। सही है। फिर मटिल्डा का साइन, फिर आप लिख देते हैं हाइट एक्स जो डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट वैल्यू है, सॉरी। फिर आप कॉमा, फिर डेटा जो आप इस्तेमाल कर रहे हैं, डेटा जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं डेटा के नाम से हमने डाला हुआ डेटा फ्रेम में, राइट। मॉडल वैल्यू बन गई, बस एल निकल गया। बस अब हम लिखेंगे समरी। समरी कमांड है जो फिर हमें मॉडल का जो डेटा निकला उसका एक बेसिक ओवरव्यू दे देगा। सही है। रेजिजुअल्स, आई क्यू, मीडियन, 3Q, मतलब फर्स्ट क्वांटाइल, थर्ड क्वांटाइल, मैक्स वैल्यू, एस्टिमेट, स्टैंडर्ड एरर, टी वैल्यू, सब कुछ हमें दे दिया। अब इससे जो है हमें वैल्यूज़ क्या कहते हैं चाहिए कि हमें निकालनी है। हमारे पास डेटा आ गया, अब आप कुछ भी नहीं करेंगे इसके लिहाज से। फिर हमें निकालने के लिए हम बस न्यू डेटा डाल देंगे इसमें कि क्या वैल्यू है। सही है। अब हम जो फिर एक कमांड इस्तेमाल करेंगे वो करेंगे प्रिडिक्ट कमांड का। प्रिडिक्ट कमांड के लेकिन कुछ फिर वो पैरामीटर्स होते हैं जो आपको इस्तेमाल करना पड़ता है। अच्छा, हम डायरेक्ट भी वैल्यू लिख सकते हैं लेकिन कभी कभार ये प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है, इसलिए हम ऐसे लिख देंगे भाई इनकी न्यू हाइट जो हमें निकालनी है वो है क्या कहते हैं 63। सही है, न्यू हाइट आ गई। अब हम इस्तेमाल करेंगे प्रिडिक्टेड आई क्यू, ये मैं नाम दे रहा हूँ इसको बस। सही है। प्रिडिक्ट एक्चुअली कमांड है इसका। प्रिडिक्ट हम खोला, प्रिडिक्ट में अब हम डालेंगे क्या कहते हैं, इसमें हम डालेंगे प्रिडिक्ट का हमने कमांड लिख दिया। अब बस हम लोग वो मॉडल डालेंगे। मॉडल कहाँ से आया, मॉडल ये है, ये जो हम हाइट का बना चुके हैं, क्योंकि इसके लिहाज से हमारे पास डेटा आया हुआ है, इसके लिहाज से ही वैल्यूज़ उठाकर पर उस पर पुट करेगा। मॉडल डेटा है जो हमने इन्फॉर्मेशन निकाल चुका है, उसमें बस हम लिखेंगे न्यू हाइट, न्यू डेटा, नाम है ऐसे ही, इज इक्वल्स टू डेटा डॉट फ्रेम। सही है। खोला और बंद करा। डेटा डॉट फ्रेम में हम लोगों ने कर दिया हाइट इज इक्वल्स टू न्यू डैश हाइट। सही है। ये यहाँ पर बंद हुआ, इसको भी बंद कर देते हैं। देखते हैं क्या वैल्यू आई हमारे पास या नहीं। और इस तरीके से देखा हमारे पास वैल्यू आ गई 110 प्रिडिक्ट आई क्यू। सिंपल मैं इसको और बार समझा रहा हूँ क्योंकि ये प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है और कह सकते हैं कि कॉम्प्लेक्स जो है अगर है तो यही प्रैक्टिकल है। हमने डेटा डाला हाइट और आई क्यू के लिहाज से, हमने फिर दोनों डेटा को क्या कहते हैं सेट कर दिया डेटा डॉट फ्रेम के कमांड के लिहाज से कि दोनों डेटा बस एक जगह पर आ गए। हमने मॉडल के अंदर लीनियर मॉडल का कमांड डाला वाई 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 की वैल्यू, जो वाई से मुराद ये है कि जो डिपेंडेंट वैल्यू पहले हमने वो लिखी, फिर मटिल्डा साइन, फिर इंडिपेंडेंट वैल्यू, फिर डेटा हमने जो जिस पर हमें काम करना है वो ये वाला डेटा है जो हमने बनाया हुआ डेटा डॉट फ्रेम के ज़रिए। फिर समरी लिख देंगे मॉडल, वो उसके लिहाज से पूरी समरी दिखा देगा। नहीं भी लिखे समरी तो ज़रूरी नहीं है, लेकिन लिख ज़्यादा बेहतर है ताकि वो समझ में आ जाए। फिर बस हम न्यू हाइट डालेंगे 63। हम लोग अब आप सोच रहे होंगे भाई डायरेक्ट 63 लिख दो कोई मसला नहीं होता, नहीं होता आमतौर पे, लेकिन कभी कभार डिपेंडिंग अपॉन द सॉफ्टवेयर वर्जन कभी बार प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है, इसलिए लिख दें तो एरर के चांसेस कम हो जाए। प्रिडिक्टेड डैश आई क्यू, फिर हम लोग बस एक नाम दे रहे हैं, कुछ भी आप नाम दे दें, आप प्रिडिक्ट आई क्यू लिख दें या न्यू आई क्यू लिख दें, इज इक्वल्स टू प्रिडिक्ट कमांड है, फिर मॉडल जिसके लिहाज से हम काम कर रहे हैं, फिर न्यू डेटा इज इक्वल्स टू डेटा डॉट फ्रेम। डेटा डॉट फ्रेम वही डेटा जैसे ऊपर से बनाते हैं, नया डेटा बना रहा है कि भाई हाइट, ये ज़रूरी है हाइट, ये याद रखिएगा। ये जो आप जिसके लिहाज से आप हाइट निकाल रहे हैं ना वो आपको न्यू इन्फॉर्मेशन पर देगा, तो नाम जो होगा वो सेम होगा। सही है। ये आप बदल सकते हैं, न्यू डेटा एंड डेटा कुछ भी लिख दें, ये आपकी मर्ज़ी है कि भाई बस एक नाम देना। ये लेकिन लिखना ज़रूरी कि भाई हाइट का जो आपके पास इंडिपेंडेंट वैल्यू है जिसकी आप निकाल लें वो उसका नाम बिल्कुल सेम होना चाहिए। इज इक्वल्स टू फिर न्यू हाइट। न्यू हाइट हमने लिखी 63, प्रिडिक्टेड वैल्यू हमने लिखी 110 आ गई। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 1 ख़त्म हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। सही है। क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो द फॉलोइंग मेजरमेंट्स हैव बीन ऑब्टेन्ड इन अ स्टडी
It is expected that the response variable y can be described as independent variables x1 and x2 that imply the parameters of the following model should be estimated and tested. बाइनोमियल का इक्वेशन लिखी पॉलिनोमियल फंक्शन लिखा हुआ है. कैलकुलेट द पैरामीटर एस्टिमेट्स बीटा बीटा 1 बीटा 2 एंड सिग्मा स्क्वायर इन एडिशन टू फाइंड द यूजुअल 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर बीटा नॉट बीटा 1 एंड बीटा 2. सही है. इसके लिहाज से पहले हम डेटा सेट करते हैं. सही है. अब पहले डेटा लिखें. 1.45 कॉमा 1.93. सही. मैं ये फिर काम करता हूँ, रिकॉर्डिंग पॉज कर लेता हूँ ताकि वीडियो ज़रा जल्दी हो. जब सारी मैं वैल्यूज़ लिख दूँगा फिर मैं वापसी रिज्यूम कर दूँगा. सही है. मैंने डेटा ये एंटर कर दिया है और अभी तक सिर्फ y x1 और x2 की बस वैल्यूज़ मैंने पुट करी हैं. अब डेटा जो है हम लोग फिर से डेटा डॉट फ्रेम के अंदर एक साथ करेंगे क्योंकि हमें इस पर भी हम लोग लीनियर मॉडल एक्चुअली लगेगा. सही है. डेटा डॉट फ्रेम x1 x2 और फिर y. राइट. डेट हम सेट कर देते हैं. वैल्यूज़ आपके पास आ गई हैं हमारे पास. सही है. अब डेटा फ्रेम बनाने के बाद फिर इसके ऊपर हम लोग एक लीनियर मॉडल ही सब क्या कहते हैं अप्लाई करेंगे. कैसे? मॉडल LM का कमांड, लीनियर मॉडल का जो कमांड है मॉडल मॉडल लिख रहा हूँ. y जो डिपेंडेंट वैल्यू है, x1 प्लस x2 दोनों ही आप डालेंगे यहाँ पे क्योंकि दोनों इंडिपेंडेंट वैल्यूज़ हैं. सही है. फिर आप डेटा में कुछ नहीं बस न्यू डेटा कर देंगे. ऐसे लिख देंगे भाई किस पर अप्लाई करना है और लिख देंगे समरी इज इक्वल्स टू मॉडल. उस वैल्यूज़ आ गए. राइट. इसके बाद फिर जो हम वैल्यूज़ इस्तेमाल करेंगे अब हमें जो चाहिए वो बीटा बीटा 1 और बीटा नॉट. इसमें बीटा जो है वो सिंपली y है जो ये वैल्यू है, बीटा 1 ये है और बीटा 2 ये है. सही है. अब इसको निकालेंगे कैसे? अब आप ऐसे तो लिख देंगे लेकिन अगर मैडम ने बोला कि भाई अलग से निकालें या जो टीचर प्रोफेसर ने बोला कि भाई अलग से निकालो उसको, फिर क्या करेंगे आप? इसके लिए एक कमांड होता है, वो होता है कोएफिशिएंट. आप लिखेंगे बीटा 0 क्योंकि हमें बीटा नॉट निकालने को कहा है ना. बीटा नॉट बीटा 1 बीटा 2 एंड सिग्मा स्क्वायर. फिर 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल पर ये तो निकाल लें. सही है. बीटा नॉट फिर आप लिखेंगे कोएफिशिएंट. मॉडल ये वाला है. मॉडल की वैल्यू कौन सी है? पहली वाली है. फिर अगर आप देखेंगे तो वैल्यू जो आपके पास आएगी वो राइट सेम आ गई, अलग से आ गई. अब आप बीटा नॉट के अंदर एक सिंपल वैल्यू आ गई. इसी तरीके से बीटा डायरेक्ट लिख देता हूँ. ऐसे करा, ऐसे कर दिया, ऐसे कर दिया. राइट. फिर ऐसे करा, ऐसे कर दिया. बीटा 1 आ गया और बीटा 2 आ गया. सही है. ये हमारे पास इसकी वैल्यूज़ आ गई. अब कोएफिशिएंट ये हमने अब आता है सिग्मा स्क्वायर की वैल्यू. सिग्मा स्क्वायर भी ऐसे ही निकलता है बस थोड़ा सा डिफरेंट है. इसको निकालने का तरीका तकरीबन इसके जैसा ही, बस थोड़ा कमांड की डिफरेंस होगी. किस तरीके से? वैसे भाई सिग्मा स्क्वायर के नाम से मैंने वेरिएबल क्रिएट कर दिया. सीगा स्क्वायर कर दिया, सॉरी सिग्मा स्क्वायर. सही. सिग्मा स्क्वायर में फिर हम लोग डायरेक्ट लिखेंगे समरी मॉडल. अब यहाँ तक अगर मैं लिख दूँ तो ये आप समझेंगे कि भाई ये आप तो बस एक समरी मॉडल की बना रहा हूँ. मैं बिल्कुल वही कर रहा हूँ लेकिन एक तरीका होता है. जैसे वो ये होता है कि भाई समरी मॉडल है. मैं कह रहा हूँ कि भाई समरी मॉडल की मुझे समझे अगर सिर्फ एक स्पेसिफिक वैल्यू चाहिए. समरी मॉडल वैसी बहुत बड़ी चीज़ की एक स्पेसिफिक वैल्यू हमें देता है 4 5 7 8 प्रॉब्ली वैल्यूज़. लेकिन हमें उन 7 8 में भी से सिर्फ एक स्पेसिफिक चाहिए हमने. लेकिन बीटा 1 की हमने डायरेक्ट थी कोएफिशिएंट मॉडल, तो हमें इसकी भी निकालनी है वैल्यू. तो आप लिखेंगे कि भाई समरी मॉडल उसके अंदर का जो कमांड होता है जो मैं लफ्ज़ कह रहा हूँ उसके अंदर वो होगा डॉलर साइन का. डॉलर साइन ये रहा. डॉलर साइन लिखेंगे. सही है. सिग्मा लिखेंगे कि भाई डॉलर साइन सिग्मा मॉडल उसके अंदर डॉलर साइन जी इक्वल है
उसके अंदर सिग्मा की वैल्यू निकालो, लेकिन सिग्मा स्क्वायर की वैल्यू निकालो हमें, क्योंकि हमें सिग्मा स्क्वायर चाहिए, राइट। आप ये लिख देंगे, फिर अब आप बस इसको लिखें, आपके पास सिग्मा स्क्वायर की भी वैल्यू आ गई है। अब जो हम वैल्यू निकालेंगे वो होंगी कॉन्फिडेंस इंटरवल के लिए। कॉन्फिडेंस के लिए ये सिंपल कमांड है, आपने ये लिखा, कॉन्फिडेंस के नाम से मैं बना रहा हूँ, और कमांड का नाम है कॉन्फिडेंट, सही है। कॉन्फिडेंट में हम लोग लिखेंगे बस क्या कहते हैं, मॉडल, जिसके हमें कॉन्फिडेंस इंटरवल निकालना है, और आप बस लेवल लिख देंगे कि भाई 0.95, क्योंकि हमें यही निकालना था, राइट। अब आप ये देखेंगे कि भाई कॉन्फिडेंस की वैल्यू हमारे पास क्या आती है, सॉरी, आ गई, सही है। अब वही वैल्यू हमें निकालने के लिए हम कुछ भी नहीं करेंगे, हम बस करेंगे कि भाई जैसा हमने लास्ट दफ़ा करा था कि को बीटा वन लिख दें आप इसको, बीटा नॉट मतलब को मतलब कॉन्फिडेंस इंटरवल वाला बीटा वन के 95% वाला कॉन्फिडेंस, वो कहना बीटा नॉट बीटा वन बीटा टू, बीटा ज़ीरो नॉट, जो आप जो भी कह लें, उसको हम लिखेंगे इस तरीके से कि भाई कॉन्फिडेंस सॉरी कोएफिशिएंट निकाल लें, क्योंकि कोएफिशिएंट हमें निकालना है, कोएफिशिएंट कॉन्फिडेंस, पहले हम मॉडल का निकाल लेते हैं, अब हम कॉन्फिडेंस का निकाल लें, जो अगर मैं स्पेलिंग सही लिख दूँ तो कॉन्फिडेंस, सही है। और फिर वन, ऑपरेटर इज़ इनवैलिड फॉर एटॉमिक वेक्टर्स, अच्छा हाँ सही है, सॉरी कॉमा भी लगाना पड़ता है। एक सेकंड, क्या एरर दे रहा है, एरर इन ऑब्जेक्ट कोएफिशिएंट्स, सॉरी इस पर मैं कोएफिशिएंट्स लगा रहा था, ये एक्चुअली ऐसे नहीं, ऐसे होगा, को बीटा ज़ीरो, सही है, जो आपने वैल्यू लिखी है बस, फिर आप जो है डायरेक्ट उसकी वैल्यू लिख दें, कॉन्फिडेंस, और भाई बोल दें भाई मुझे कॉन्फिडेंस की वो चाहिए। अच्छा, अब कोएफिशिएंट क्यों नहीं काम कर रहा, कोएफिशिएंट इस पर इसलिए काम नहीं कर रहा क्योंकि कोएफिशिएंट दे नहीं रहा। जैसा अगर मैं जब मैं समरी यानी मॉडल पे लगा रहा था कोएफिशिएंट, तो उसका मतलब ये था कि भाई कोएफिशिएंट्स के सेक्टर्स में से, क्योंकि मैं सिर्फ एक सेक्टर नहीं था, इसमें 4 7 8 वैल्यू में भी 3 4 जैसे जगहें थी कि किस किस से डेटा निकालना है। इसमें तो सिर्फ एक ही है, जैसा आप देख सकते हैं कि भाई सिर्फ इंटरसेप्ट है, x1 और x2 है, तो मैं डायरेक्ट ऐसे लिखूँगा 1, सही है, सॉरी कॉन्फिडेंस, सही है। इसी तरीके से दूसरा, और इसी तरीके से तीसरा, राइट। अच्छा, पहला, दूसरा और तीसरा, इस तरीके से तीनों आपके पास आ गए, बीटा नॉट, बीटा वन और बीटा टू। इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 2 भी ख़त्म हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 3 पर अब हम आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 भी इसके जैसा ही है, अगर मैं सच कहूँ तो, बस वैल्यूज़ अलग निकालनी, लेकिन उसमें भी लीनियर मॉडल ही फिट होगा। मैं इसका डेटा जो है वो सेट करना शुरू कर देता हूँ। बिलो इज़ गिवन द FTIR फोरियर ट्रांसफॉर्म इंफ्रारेड डेटा ऑफ 1 by weight mixture of ethylene carbonate and dimethyl carbonate. Absorbance P is given as a function of wave number m. वेव नंबर और मैं अब्जॉर्बेंस की अब वैल्यू लिख देता हूँ उसके अंदर, सही है। मैं इसका क्या कहते हैं वैल्यूज़ एंटर कर देता हूँ, फिर मैं वापसी रिज्यूम कर दूँगा इसको, सही है। मैंने इसका डेटा एंटर कर दिया है। अब मैं वेव नंबर चेक कर लेता हूँ, एक बार आया नहीं आया, आ गया, सही है। अच्छा, अब वेव नंबर को जो है मैं m से डिनोट कर लूँगा, क्योंकि ये बार बार इस्तेमाल होगा और मैं फार्मूला में भी इस तरह A1M1 के तौर पर इस्तेमाल किया, इसलिए वेव नंबर को मैं इसमें ही डाल देता हूँ, वेव, सही। डेटा आ गया, बस वेव नंबर को कुछ नहीं कर, बस m में मैंने डाल दिया ताकि डेटा करने में प्रॉब्लम ना आए। अच्छा, जैसे इस सवाल में हमें सिर्फ रिग्रेस करना है द अबव डेटा टू सेकंड ऑर्डर पॉलिनोमियल। ये क्वेश्चन नंबर 2 के लिहाज से जो है वो सेम ही है,
लेकिन इसमें बस वही बात है कि वैल्यू एक नहीं पुट करनी है, तो ये क्वेश्चन टू और क्वेश्चन वन दोनों से कुछ ना कुछ मिलता जुलता है। इसमें भी हम लीनियर मॉडल फिट करेंगे क्योंकि हमें कोफिशिएंट्स इसके चाहिए, राइट। ए नॉट, ए वन और ए टू जो आपके वही इंटरसेप्ट होंगे, जो आपको पता है, जो मैंने भी लास्ट वजह से निकाले। तो आप बस लिख देंगे मॉडल, राइट, एल एम अब्जॉर्बेंस जो है वो आपका बाय है, यानी डिपेंडेंट वेरिएबल है। अब्जॉर्बेंस, राइट, मटिल्डा, और फिर एम, एम वेव नंबर को ही कह रहे हैं हम लोग, सही है। एक सेकंड मिल गया। ये करने से पहले भी हमने डेटा डॉट फ्रेम में डेटा को नहीं बनाया। डेटा डॉट फ्रेम तो हम पहले कर लेते हैं, क्या आगे डेटा एक जगह इस्तेमाल हो जाए, ताकि हमें मॉडल में फिट करने में आसानी हो, राइट। एम इज इक्वल्स टू अब जॉर बिन्स, डेटा आ गया, बिल्कुल आ गया, सही है। अब भाई मॉडल एल एम लीनियर मॉडल का फॉर्मूला, जो डिपेंडेंट वेरिएबल आप वो लिखना पहले, अब्जॉर्बेंस, ये बड़ी वैल्यू से इसमें लिखना बड़ी मसला प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं। अगर एक मतलब आपका अगर एक लेटर भी आगे पीछे हो गया तो वो डेटा उठाएगा ही नहीं, क्योंकि ये डेटा को रिप्रेजेंट करता है, सही है। मटिल्डा एम जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, फिर हमने डेटा में बस नया डेटा डाल दिया और आपके पास मॉडल आ गया। सही है। अब ये जो होता है वो होता है आम मॉडल निकालने का तरीका, लेकिन इस मॉडल के लिए हमें जो निकालने का तरीका है वो अलग होगा, क्योंकि इसको हमें रिग्रेस करना है। तो रिग्रेस करने के लिए जो फॉर्मूला है वो थोड़ा डिफरेंट होगा, इस तरीके से। मतलब ये सारी चीज़ें तो वही है, बस अब्जॉर्बेंस के बजाय आप लिख देंगे, आप इसके लिहाज से लिख देंगे वैल्यू एम जो हमने पहले से लिखी हुई थी, प्लस, क्योंकि हमें रिग्रेस करवाना है सेकंड मॉडल तक, आई सॉरी आई नहीं आ रहा था, एम की पावर 2, सही है। आपके पास ये कोफिशिएंट आ गया, सही। अब इंटरसेप्ट्स निकालने के लिए आपको ए नॉट, आपके पास ये है, ए वन ये है और ए टू ये है। सिंपल तरीका वही है कोफिशिएंट्स के अंदर घुसने के लिए। आप लिखेंगे बीटा नॉट, ए नॉट लिख लें आप, ए ज़ीरो, हाँ सपोज ए ज़ीरो जो है वो आपके पास आ जाएगा। फिर कोएफिशिएंट्स मॉडल के निकालो, और कौन सा कोएफिशिएंट निकालना है, हमें निकालना है पहला। इसी तरीके से दूसरे का पहला, तीसरे का दूसरा, सही है। ए नॉट लिखा, वैल्यू आ गई इंटरसेप्ट की। ए वन लिखा, वैल्यू आ गई इंटरसेप्ट की। और ए टू लिखा तो वैल्यू आ गई इंटरसेप्ट की। अच्छा, अब यहाँ पर जो है वैल्यू चेक करते हैं, थोड़ा डिफरेंट है, लेकिन प्लस वन है। तो प्लस वन को जब आप उसने क्या कहते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म से हटाकर नॉर्मल फॉर्म में लिख दिया तो ये आ गया, और माइनस वन उसको हटा गए तो आपका वैल्यू उधर ही आ गई, सही। तो ये थोड़ा कंफ्यूज मत होइएगा इस लिहाज से। ए नॉट ए वन ए टू की वैल्यू आ गई, बस अब न्यू हाइट से हमें बस आ गया, हमारे पास ए नॉट ए वन ए टू आ गई और एम की वैल्यू हमारे पास आ गई है। एम जो है हमारे पास है, आप लिख दें एम इज़ इक्वल्स टू, लिख दें सिग्नल डाल दें 1000, राइट। अब क्या कहते हैं, आप लिख दें न्यू इक्वेशन। न्यू इक्वेशन के अंदर आप कुछ भी नहीं, बस लिख देंगे ए नॉट प्लस ए वन मल्टीप्लाइड बाय एम प्लस ए टू
मल्टीप्लाइड बाय m की पावर 2। फिर आप न्यू इक्वेशन की बस वैल्यू आ जाएं और जो वैल्यू आएगी वो है इंटरसेप्ट 1.192 और आपके पास इसी तरीके से इंटरसेप्ट भी आ गया और वैल्यू आ गई कि अगर m की पावर अगर m की अब्जॉर्बेंस की पावर अगर 1000 पे हुई तो ये वैल्यू आ जाती है। और इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 और प्रैक्टिकल नंबर 4 भी ख़त्म हो गया। अब आते हैं प्रैक्टिकल नंबर 5 पे जिसका आखिरी है। सही है, प्रैक्टिकल नंबर 5 पर आ जाते हैं। प्रैक्टिकल सही है। क्वेश्चन नंबर 1 है इफ़ एक्स। अच्छा, प्रैक्टिकल नंबर 5 जो है वो दूसरों से अलग है क्योंकि पहले वाले क्वेश्चनों में हमें मॉडल फिट करने पड़ रहे थे, लीनियर मॉडल फिट करने पड़ रहे थे, ग्राफ बनाए हम लोगों ने, मैट्रिसेस बनाए हैं, और फिर हमने दूसरे में भी प्रैक्टिकल जो है उसमें हमने अलग अलग वैल्यूज़ निकाली हैं, क्या कहते हैं, वेरिएंस और इसकी। अब इस प्रैक्टिकल नंबर 5 में जो है हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन के काम करेंगे, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन पे, जिसमें आपके पास 4 कमांड आ जाते हैं, पी नॉम, क्यू नॉम, डी नॉम और आर नॉम। अब हमारे पास प्रैक्टिकल नंबर 5 है। प्रैक्टिकल नंबर 5 में क्वेश्चन नंबर 1 में है कि x इज़ अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड वेरिएबल विद मीन 30 एंड स्टैंडर्ड डिवीजन 4, फाइंड p के प्रोबेबिलिटी x इज़ लेस देन 40। काफ़ी सिंपल है, पी नॉम लिखेंगे। अच्छा, अब आप एक डिफरेंस समझ लें पी नॉम और इसमें, क्या कहते हैं, पी नॉम की जो डेफिनेशन है वो ये है, क्या कहते हैं, प्रोबेबिलिटी निकालने की होती है, सिंपल है। लेकिन पी नॉम जो है वो क्यूमुलेटिव निकालती है। समझ लें कि अगर 0 से आपके पास 10 तक वैल्यू है और आपको कहा जाए कि भाई आप 7 से कम निकालें, जैसे इसमें कि 40 से कम निकालें, तो 7 से लेकर वो 0, 1, 2, 3, 4, 5 और 6 है, क्योंकि 7 से कम है तो 7 नहीं आएगा, या अगर 7 इज इक्वल्स लेस देन और इक्वल टू, फिर 7 भी आ जाएगा, लेकिन अभी समझ लें कि 7 से कम है, तो फिर 0 से लेकर 6 तक की वो डायरेक्ट वैल्यू सारी निकालेगा। सही है, पी नॉम ये करता है कि, क्या कहते हैं, जैसे अगर लेस देन इसमें 40 है तो 0 से लेकर 39 या 40 के तकरीबन तकरीबन करीब आकर वैल्यूज़ निकाल देगा। लेकिन समझ लें अगर लेस देन या ग्रेटर देन नहीं हुआ बल्कि इज इक्वल्स टू हुआ कि भाई सिर्फ 40 निकालो, तो उसके लिए फिर हम इस्तेमाल करते हैं डी नॉम। तो सिर्फ उस वैल्यू की हमें निकालता है, वो पी डी एफ है, डी नॉम पी डी एफ है समझ लें, और पी नॉम सी डी एफ है। थ्योरेटिकली ये समझ लें तो आपके लिए ज़्यादा आसानी होगी करने में। पी नॉम की वैल्यू है एक्स इज़ लेस देन 40, एक्स की वैल्यू लिख दी 40, मीन लिख दिया हमने 30 और स्टैंडर्ड डिवीजन लिख दिया 4, आंसर आ गया बस। पार्ट बी, एक्स इज़ ग्रेटर दैन 21। अच्छा, पी नॉम जो है वो सिर्फ लेफ़्ट साइड को कवर करती है, सही है। जैसे अगर आप क्रिटिकल रीजन्स, आपने बनाए क्रिटिकल रीजन्स के ग्राफ आपने जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, तो पी नॉम जो है सिर्फ लेफ़्ट साइड को कवर करती है, राइट साइड को कवर नहीं करती, यानी ये अपने से कम वैल्यूज़ को कवर करती। तो अगर जब हमें ज़्यादा निकालना हो तो उसके लिए जो फॉर्मूला है वो ये है 1 माइनस पी नॉम। सही है, 1 माइनस पी नॉम की हमने वैल्यू निकाली और फिर हम लोग बस वैल्यूज़ वही पुट करते हैं कि भाई 21 से ज़्यादा निकालनी है, 30 मीन है और 4 स्टैंडर्ड डिविएशन है, राइट। वैल्यू आपके पास आ गई। अब हमें थर्ड में है कि 30 या 35 के बीच में निकालना है। कोई बात नहीं, पी नॉम निकालेंगे, जो बड़ी वैल्यू है वो पहले आती है ताकि प्रॉबिलिटी हमारी नेगेटिव में ना आए, क्योंकि वैल्यू तो वही आएगी, लेकिन अगर मैंने 30 पहले लिख दिया तो बस नेगेटिव में आ जाएगी, वो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है और कन्फ्यूजन भी। इसलिए 35, 30 और 4, राइट। फिर माइनस पी नॉम, ठीक है, हाँ, 30, 30 और 4, आंसर आपके पास आ गया सी। अब क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं, सही है। A radar unit is used to measure speeds of car on a motorway. The speeds are normally distributed with a mean of 90. Standard deviation 10. What is the probability that a car picked at random is traveling at more than 100 किलोमीटर? अच्छा, जाना चाह रहा है probability क्या है कि गाड़ी जो है वो 100 किलोमीटर से ज़्यादा की स्पीड पे कर रहा है, सही, यानी ग्रेटर देन है एक्स। तो इसके लिए हम पी नॉम वही इस्तेमाल करेंगे जैसे हम करता हुआ आ रहे हैं, 1 माइनस पी नॉम, सही है। एक्स निकालना है 100, मीन 90 है और स्टैंडर्ड डिविएशन 10 है, आ गई वैल्यू बस।
15% है, 15% चांसेस है सिर्फ कि भाई 100 से ज़्यादा होगा। फॉर अ टाइप ऑफ कंप्यूटर द लेंथ ऑफ, अब क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाते हैं। फॉर अ सर्टेन टाइप ऑफ कंप्यूटर द लेंथ ऑफ टाइम बिटवीन चार्जेस ऑफ द बैटरी इज नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड and with mean of 50 hours and standard deviation of 15 hours. Ali owns one of these computers and want to know the probability of the length of the time will be 50 and 70. Ali owns one of these computers and wants to know the correspondent to the 56 percentile. अच्छा, इस एक सवाल में दो पार्ट हैं। एक तो भाई अली को ये जानना है कि भाई probability क्या है, और दूसरा ये है कि अली को ये भी जानना है कि 56 परसेंटाइल में तकरीबन कितनी बैटरी की कंजम्पशन या बैटरी की पावर आती है, राइट। अब प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए तो हम सिंपली करेंगे भाई 70 और 50 के बीच में जानने के लिए भाई 70 हमें क्या दिया हुआ, 50 आवर्स ऑफ मीन है, स्टैंडर्ड डेविएशन 15 है, 50 15 सॉरी माइनस पी नॉम 50 50 और 15 वैल्यू आ गई आपके पास। अब अली को ये भी जानना है 56 परसेंटाइल। जब हमें परसेंटाइल की वैल्यू निकालनी होती है तो सिंपल तरीके से हम निकालते हैं क्यू नॉम। क्यू नॉम जो है हमें जो डेटा दिया हुआ होता है या परसेंटेज दी हुई होती है या प्रोबेबिलिटी दी हुई होती है, प्रोबेबिलिटी का हमें फिर वैल्यू निकालते हैं। जैसे अगर मैं आपको एक सिंपल तरीके से समझाऊँ पी नॉम और क्यू नॉम के बीच में रिलेशन, वो ये है कि समझ रहे हैं कि पी नॉम जो है डेटा दिया हुआ है उसकी हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है, क्यू नॉम है कि हमें प्रोबेबिलिटी दी हुई है उसका डेटा दिया हुआ है। प्रोबेबिलिटी 56 परसेंटाइल 0.56 प्रोबेबिलिटी है, इसका मतलब सिंपल ये है। आप बस लिखेंगे इसका 50 15 क्यू नॉम आ गई, 56 परसेंटाइल पे 52 वैल्यू है, सही है। ये 50 आवर्स देता है, 56 परसेंटाइल पे ये है कि कंप्यूटर जो है वो 50 आवर्स की बैटरी देता है, सही है। अब क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 इन सारे क्वेश्चन में से ज़्यादा अगर मैं कहूँ तो थोड़ा इंटरेस्टिंग और सबसे ज़्यादा कॉन्सेप्ट वाला है, क्योंकि इसमें सवाल देखें, एंट्री टू अ सर्टेन यूनिवर्सिटी डिटरमाइंड बाय नेशनल टेस्ट, द स्कोर्स ऑन दिस टेस्ट आर नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड विद अ मीन 500 है, स्टैंडर्ड डेविएशन 100 है। टॉम वांट्स टू बी एडमिटेड टू बी यूनिवर्सिटी एंड ही नोज दैट ही मस्ट स्कोर बेटर देन एटलीस्ट 70% ऑफ द स्टूडेंट्स, सही है। Who took the test? Tom takes the test and scores 585. Will he be admitted to this university? अच्छा, अब इसमें देखें कहीं भी ये नहीं लिखा हुआ कि भाई हमें प्रोबेबिलिटी बताओ, या ये कहीं नहीं लिखा हुआ कि भाई परसेंटाइल है कि ये बताओ, लेकिन हमें ये ज़रूर लिखा बताया है कि भाई टॉम एक बंदा है जिसको पता है कि एक यूनिवर्सिटी है जिसका मीन स्कोर 500 होता है और स्टैंडर्ड डिवीजन अराउंड 100, यानी 100 नंबर के करीब आगे पीछे वैल्यूज़ होती हैं मीन के, यानी 400 से 300 के करीब करीब प्रॉब्ली तकरीबन तकरीबन। अब टॉम को ये पता है कि उसको 70% से ज़्यादा बच्चों से नंबर आने पड़ेंगे, यानी उसे उन्हें टॉप 30% में होना पड़ेगा, जब ही वो हो सकता है, वरना नहीं हो सकता। तो हमें ये जानना होगा, हमारे पास दो तरीके इसको निकालने के, या तो हम पी नॉम का इस्तेमाल कर सकते हैं क्यू नॉम का। पी नॉम जो हमें डेटा देगा वो ये बताएगा कि क्या कहते हैं, टॉम के हम नंबर लिख देंगे और टॉम का मीन और वो तो हमें परसेंट बता देगा कि टॉम किस परसेंट में, सही है, क्या वो 70% से ज़्यादा है या 70% से कम में है। दूसरा तरीका जो है वो क्यू नॉम का है। क्यू नॉम हमें लिटरली हम टॉम का क्या कहते हैं, हम परसेंट डाल देंगे, टॉम का परसेंट डालेंगे, फिर हम उसमें यूनिवर्सिटी का डालेंगे कि 70% है, यानी 0.7 है, और मीन और स्टैंडर्ड डिवीजन डाल देंगे, और फिर हम देख लेंगे कि भाई 70 परसेंटाइल पे कौन सा नंबर आ रहा है, क्या वो टॉम के 585 से ज़्यादा है या कम है। पहले हम पी नॉम का तरीका इस्तेमाल कर लेते हैं, दोनों तरीक़ों से हो सकता है, दोनों तरीक़ों से एक ही वैल्यू है, सही है। पी नॉम लिखा, पी नॉम वाले तरीके से हम लिख देंगे 585, सही है। 500 मीन है और 100 स्टैंडर्ड डेविएशन है। टॉम की जो फिर अपनी वैल्यू आ रही है कि भाई इसका नंबर आए 585, सही है, वो कितने में है, वो टॉप 8.80 का मतलब ये है, अगर हम इसको परसेंट में कन्वर्ट करें तो मल्टीप्लाई बाय 100 बात 80%, 80.23%, यानी हमें काफ़ी सिंपल तरीके से दिख रहा है कि टॉम जो है वो 80% ऑफ द स्टूडेंट से बेहतर है, सही है, या और से सिर्फ 70% उनसे बेहतर था, तो अगर 80% बेहतर है तो वो एडमिट हो जाएगा। लेकिन दूसरा तरीका जो है ये है कि हम अगर डायरेक्ट जो ज़्यादा तरीका है वो ये है कि हम क्यू नॉम इस्तेमाल करें, सही है। हमने लिख दी वैल्यू
हम डायरेक्ट वैल्यू निकाल लेते कि भाई 70% कितना है, 70% ही कितना है। सही है। क्या हुआ, क्या एरर क्रिएट, अच्छा सही है, सही 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 70%, मैंने उसको प्रॉबिलिटी में कन्वर्ट नहीं करा। 70% नंबर जो आ रहे हैं उस यूनिवर्सिटी के, अगर 500 मीन है और 100 स्टैंडर्ड डेविएशन है उस यूनिवर्सिटी के टेस्ट कोर्स का, तो उसका टॉप 70% जो होगा, क्या कहते हैं, वो 552 है और टॉम के नंबर 585 हैं। तो हमें पता चल रहा है कि भाई टॉम के नंबर ज़्यादा है। जो आप अगर सर्च करें तो अगर हम टॉम के लिहाज से इन्फॉर्मेशन निकालें, पी नॉम के लिहाज से, तो भाई टॉम पता चलता है 80% से बेहतर है। और अगर हम यूनिवर्सिटी के लिहाज से डायरेक्ट निकालें कि भाई यूनिवर्सिटी बोल रहा है कि हमें 70%, हमें जानना है कि भाई 70% से ज़्यादा कितने नंबर आ रहे हैं, तो वो 552 है। तो सिंपल ये होगा कि भाई टॉम की चूँकि नंबर 585 552 से ज़्यादा है, 552 से ज़्यादा, तो भाई हम लिख देंगे सिंपली टॉम कैन बी एडमिटेड। बस अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। पार्ट ए, द एवरेज नंबर ऑफ एकर्स बर्न बाय फॉरेस्ट एंड रेज फायर्स इन अ लार्ज न्यू मैक्सिको काउंटी 4300। मीन 4300 है, मीन क्योंकि हमें लिखा हुआ है एवरेज नंबर ऑफ एकर बर्न्स है वो 4300 है, एवरेज नंबर से बरात मीन होता है। स्टैंडर्ड डिवीजन 750 एकर्स है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द नंबर ऑफ एकर्स बर्न इज नॉर्मल। सही है। ए पार्ट में क्या है, प्रोबेबिलिटी बिटवीन 4200 एंड 2500, कुछ भी नहीं, प्रोबेबिलिटी निकालनी है दोस्त के बीच में हमें, जैसे हम करते हुए आ रहे हैं। 4200 4300, सही है, माइनस पी नॉम 2500 4300, सही है। ये आपकी प्रोबेबिलिटी है पहले पार्ट की। बी की है, व्हाट इज प्रोबेबिलिटी दैट अबव 4200 विल बी बर्नड, 1 माइनस पी नॉम, क्योंकि अबव की बात की जा रही है, ज़्यादा की, ग्रेटर देन की बात की जा रही है। 4200 4300 और 750, राइट राइट, सही है। अब सी की पार्ट आ जाते हैं। बिट बिलो 3200, बिलो मतलब कम, तो बस आप डायरेक्ट लिख देंगे। याद रखिएगा पी नॉर्म का सिंपल याद रखने का तरीका ये है कि अगर आपको वैल्यू दी हुई है, आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है और डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल है, तो आप ये इस्तेमाल करेंगे। सही है। 4300 और 750 डायरेक्ट वैल्यू आ गई। अब आखिरी भी वैल्यू है, व्हाट नंबर ऑफ बर्न टेकर्स कॉरस्पॉन्ड्स टू 38 परसेंटाइल। परसेंटाइल जानना चाह रहा है, कहाँ पर कितना है जानना चाह रहा है, तो आप लिख देंगे 38 परसेंटाइल भाई क्या है, 4300 750, सही है। 4070 है आपका परसेंटाइल। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर प्रैक्टिकल नंबर 5 भी ख़त्म हो गया और आर के अब सारे प्रैक्टिकल हमारे ख़त्म हो गए 1 से लेकर 5 तक। इसके बाद मैं मैटलैब, एक्सेल और SPSS का मुझे जमा करवाना है, पर मैं करवा दूंगा इंशाल्लाह जल्द से जल्द, मैं जितनी जल्दी हो सकता है मैं अपलोड कर दूंगा। और इसी तरीके से आर के प्रैक्टिकल नंबर 3 और प्रैक्टिकल नंबर 5 जो हैं वो, प्रैक्टिकल नंबर 4 और 5 ख़त्म हो चुके हैं और पहली वीडियोस को मिलाकर प्रैक्टिकल सारे के सारे ख़त्म हो चुके हैं। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।